जय हिंद प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश का पूरा निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 10-20 घंटे की क्लास नहीं है कि मैराथन लगा दी 4-5 घंटे की, नहीं। उत्तर प्रदेश में जो अब तक पूछा गया है और जिसके पूछने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, वही सवाल मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। आप ये वाली क्लास देखकर चले जाना और कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पीसीएस का पेपर देने नहीं जा रहे हो, कांस्टेबल का देने जा रहे हो, ऊपर से ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं अगर आपको कहूँ दिशा की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है। हमसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर हो जाएगा। अगर हमसे पूर्वी जिला पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो वो बलिया हो जाएगा। ये बालिया नहीं है, बलिया है। ठीक है भाई। पश्चिमी जिला अगर पूछा जाएगा तो शामली हो जाएगा, और अगर दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा पूरब, ये बनेगा पश्चिम, ये बनेगा उत्तर और ये बनेगा दक्षिण। ठीक है भाई। तो उत्तर की तरफ कौन सा जिला है जो सबसे उत्तर में है उत्तर प्रदेश के, तो आप कहोगे सहारनपुर है। ये वही सहारनपुर है जो कागज के लिए फेमस है। ठीक है भाई, कागज उत्पादन के लिए फेमस सहारनपुर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बलिया बन जाएगा। बलिया यानी पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। और दक्षिण का कौन सा जिला है, तो आप कहोगे सोनभद्र है। कौन सा है भाई, सोनभद्र। सोनभद्र हो जाएगा। और पश्चिम में क्या बनेगा, शामली। पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। ठीक है भाई। और जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों को छूता है, यानी सबसे ज्यादा राज्यों को यही छूता है। आगे बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर चलते हैं। देखो अगले में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम भौगोलिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, हल्का सा, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन भौगोलिक स्थिति पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल नगर निगम है, ये नगर निगम कर लेना, नगर निगम, जो कुल नगर निगम है वो कितने, 17 हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 2,40,928 हो जाएगा। 2,40,928। अब ये 2,40,928 जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 7.33% हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्त, तो आप क्या बताओगे, ये बात आप कमेंट करके मुझे बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है अपने पास, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा जो बनाता है वो कौन सा जिला है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आप कहोगे वो हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। कितनों के साथ बनाता है, बोले 4 के साथ बनाता है। कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा झारखंड हो जाएगा दूसरा, और तीसरा बनेगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है भाई। और चौथा कौन सा बनेगा, बोले मध्य प्रदेश। कौन सा भाई, मध्य प्रदेश। तो आप याद रखोगे, कभी कभी पूछ लेता है कि सोनभद्र से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है, ये सवाल आपसे पूछ लेगा, तो इनमें से एक गायब कर देगा, कोई और रख देगा। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगर आप यहाँ पर देखो, जो मध्य प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को छूता है। छत्तीसगढ़ एक जिले को छूता है उत्तर प्रदेश के, झारखंड एक जिले को छूता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और बिहार जो है, बिहार ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को छूता है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। अगले में क्या है देखना, अगला है उत्तर प्रदेश यानी यूपी नाम से राज्य का गठन कब हुआ, यानी उत्तर प्रदेश कब बना था। उत्तर प्रदेश जब नहीं था तो उससे पहले क्या था, तो आपको संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश को नाम दिया गया तो क्या डेट थी, तो थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है भाई। फिर राज्य पुनर्गठन कब हुआ, तो ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 नवंबर 1956 है, ज्यादा खास नहीं है। अगला क्या है, राजकीय भाषा। अब यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल 100% बनेगा, ये मैं मिटा रहा हूं इतना, यहां से सवाल बनने की संभावना है। जो राजकीय भाषा है ना हमारी, वो क्या है, बोले हिंदी है। कब बनी थी, तो आप कहोगे कब ये संचालन में आई थी, तो 1947 को आई थी। अब सवाल यहां से ये बनेगा, तो राजकीय भाषा हमारी सेकंड कौन सी है, तो आप कहोगे उर्दू है। इसकी डेट बहुत बार पूछी जाती है, तो इसकी डेट क्या है भाई, इसकी डेट है 1989। कितनी भाई, 1989। जो उर्दू को सेकंड भाषा अपनाया था हमने, राजकीय भाषा, तो वो कौन सी थी, डेट थी हमारी 1989। यहां से सवाल बनेगा, इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा मैं इस चीज को, इतने सारे सवाल कराए लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगले पर आते हैं। अगले में क्या है देखना,
हमसे कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर जो सीखने वाली चीज है वो ये है, देखो यहाँ से सवाल क्या बनेगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या बनेगा। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सोच रहे हो डायरेक्ट लखनऊ बन गई थी, तो गलत बात है। सवाल यहाँ से बनने की संभावना ये है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी सबसे पहले वो आगरा थी। कौन सी? आगरा थी। कब थी? 1936 में। 1936 में थी। उसके बाद दूसरी बार जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी वो बनी थी इलाहाबाद। कब बनी थी? 1858 में। कब? 1858 में। उसके बाद तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बनी थी वो लखनऊ बनी थी, लेकिन ये अस्थायी थी। कैसी? आंशिक रूप से, यानी कि अस्थायी। अस्थायी ये क्या थी दोस्त? ये अस्थायी थी, इस तरीके से आप कह सकते हो। ये अस्थायी थी। कब बनी थी? 1921 को बनी थी। और लास्ट में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी गई थी। कब किया था ये काम इन्होंने? 1935 में। और यही क्या है? स्थायी। यही क्या बनी थी? हमारी स्थायी राजधानी बन गई थी। यानी उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी जो बनी थी 1935 में बनी थी। कभी कभी ये पूछ लेगा कि अस्थायी राजधानी कब बनी थी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, तो आप डेट बता देना 1921। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगले में क्या कह रहा है देखना, यहां पर कहा जा रहा है हमसे, ठीक है देखना क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, यानी राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, क्या नहीं है ना, ये सब चीजें है ना। आप कहोगे दो मछली भी हैं, दो मछली हैं, एक तीर है, मछली है ना, धनुष है और लाइनें भी हैं। ये सब चीजें यहाँ पर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसे कब अपनाया था? तो अगस्त 1938 को अपनाया गया था। अगस्त 1938 को अपनाया गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह में क्या क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। तो दो मछली हैं उसके अंदर दो मछली हैं, और भाई साहब दूसरे नंबर पर तीर है, उसके अंदर एक तीर है, और तीसरे नंबर पर तीर के अंदर तरंग लाइनें हैं। तीर के अंदर क्या है? तरंग लाइनें हैं। अब देख लेते हैं कि दो मछली हैं, ये दो मछली जो हैं ये अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। सवाल ये बन सकता है यहाँ से कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और उसमें जो मछली है, दो मछली है, वो किस चीज का प्रतीक है? तो आप कहोगे अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक बन जाएगा। किस चीज का? मुस्लिम शासक का प्रतीक। और जो तीर है, तीर और धनुष है, वो भाई साहब हिंदू शासक का क्या बनेगा? प्रतीक बनेगा। हिंदू शासक का यानी शासन का प्रतीक, हिंदू शासन का प्रतीक बनेगा। और तीसरा है अपने पास तीर तरंग लाइनें। तीर तरंग लाइनें इस तरीके से खींच रही हैं दो लाइनें, वो आप देखोगे है ना। तो वो क्या है? गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल थोड़े टफ एग्जाम में आते हैं। अगले में क्या है देखना, इसमें कहा जा रहा है हमारे पास, देखो राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है बताओ? तो आप कहोगे बारहसिंगा है। क्या है भाई? बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो आप कहोगे सारस। इसको हम क्रॉन्च भी बोल देते हैं, क्रॉन्च। इसको हम क्रॉन्च भी बोल देते हैं। अगर आपको सारस नहीं मिलेगा तो क्रॉन्च मिल जाएगा। फिर अपने पास राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। पलाश है, इसको टेसु भी बोलते हैं, टेसु। इसको हम टेसु भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अगला है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य क्या है? तो आप कहोगे कथक है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो राजकीय खेल क्या बनेगा? तो आप कहोगे हॉकी बन जाएगा। क्या बनेगा? हॉकी बन जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज भी आप ध्यान रख लोगे। जब इतनी सारी चीजें हमने देख ली तो इसको भी देख लो, तो राजकीय खेल हॉकी बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, है ना। ठीक है भाई, कहो ना प्यार है। अगर देखो हमसे कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं पूरे को। यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है भाई, ये बढ़िया सवाल है। जब उत्तर प्रदेश नहीं था तो क्या था? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश को पहले हम जानते थे संयुक्त प्रांत के नाम से। किस चीज के? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। जब उत्तर प्रदेश नहीं था तो क्या था? संयुक्त प्रांत था। फिर है लखनऊ का इमामबाड़ा किसने बनवाया था? लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा आप देखोगे तो ये किसने बनवाया था? आसफउद्दौला ने बनवाया था। अब मैंने ये सवाल यहाँ पर क्यों रखा है? ये सवाल मैंने क्यों रखा है कि वहां का जो इमामबाड़ा है वो किसने बनवाया? आसफउद्दौला ने। क्यों रखा है? क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ तो है। आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से 1921 में थी, और बाद में क्या हो गई थी? 1935 में स्थायी रूप से हो गई थी। 1958 में हमारी क्या थी? तो आप कहोगे 1958 में हमारी
आगरा हो गई थी। ठीक है भाई, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, लखनऊ है। और लखनऊ इसलिए मैंने सवाल रखा कि यहाँ पर जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो किसने बनवाया था, तो आपको हो गया आसफुद्दौला ने बनवाया था, छोटा भी इन्होंने बनवाया था। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये लखनऊ के अंदर हो जाता है। लखनऊ के सवाल इसलिए मैंने ज्यादा रखे क्योंकि हमारी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहाँ से इतने सवाल बनने जरूरी है। ठीक है भैया, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। अगले पर आते, अगले में क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनगणना। अब मैं थोड़ी सी नजर आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ी सी जनगणना की तरफ हम जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, हाँ यहां पर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ है। 19 करोड़ कुछ लाख है, लेकिन मैंने यहाँ पर लगभग 20 करोड़ कर दी है। कितनी दोस्त, 20 करोड़ कर दी है। अब ये जो 20 करोड़ जनसंख्या है ये पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आपको 16.51% है। कितना भाई, 16.51% है पूरे भारत की जनसंख्या का। अगले पर देखते हैं, थोड़ी सी जनगणना की और बात कर लेते हैं। बोले ठीक है कर लो, जब आपको मन कर रहा तो बोले कर लेंगे, तो बोलो कहो ना प्यार है, बोले ठीक है बोल देते हैं। क्या कह रहा है इसमें, हाँ ये क्या है देखना, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखोगे तो उत्तर प्रदेश का टोटल लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 912। इसे 1000 को भूल जाओ, सिर्फ आप कितना याद रखो, 912, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 912 क्या है, महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट है। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करो, देखो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो आप कहोगे 829 है। इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है ना, प्रति किलोमीटर इसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखोगे घनत्व कितना, बोले 829, और लिंगानुपात कितना, बोले 912, खत्म बात है। ठीक है भाई, फिर हमारे पास 10 के वृद्धि, देखो यहाँ सवाल बनने की उम्मीद है, यहाँ से इंपोर्टेंट कर लेना। तो 10 की जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 20.2%। उत्तर प्रदेश में जो 10 की वृद्धि हुई है 10 साल में वो कितनी हुई है, 20.2% हुई है। शहरी जनसंख्या की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये बनेगा 22.27% है शहरी जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या तो है वो है हमारी 77.73% है। ठीक है भाई, इतना गहरा है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। अगले पर क्या है, अगले में हमसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि कुल साक्षरता दर, टोटल जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो साक्षरता दर टोटल हमसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे 67.7% है। 67.7% पूरे उत्तर प्रदेश की क्या है भैया, साक्षरता दर है। इसी में अगर पुरुष की पूछी जाएगी तो पुरुष की कितनी है, 77.3% हो जाएगी। महिला की अगर आप बात करोगे तो महिला की साक्षरता कितनी है, तो 57.2% हो जाएगी, 57.2% हो जाएगी। यहां से इंपोर्टेंट बनेगा, देखो ये सवाल 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी आयु वर्ग की साक्षरता कितनी है, या उनकी आयु वर्ग कितना परसेंट है, तो ये बनेगा, सॉरी साक्षरता नहीं बल्कि आयु वर्ग कितने परसेंट है, तो 15.4% हो जाएगा। कितना भाई, 15.4%। यहाँ से सवाल बनेगा, और बना है यहाँ से कई बार सवाल, आपने देखा भी होगा। अगले पर आते, कहो ना प्यार है, बोले ठीक है बोल देंगे। देखना क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं हमसे, बोले ठीक है क्या कह रहे हैं, देखो यहां भी मैं जनगणना के कुछ सवालों की बात करूंगा। जैसे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो आप कहोगे 1859 में, इलाहाबाद से लेके कानपुर तक। कहां पर, इलाहाबाद से लेके कानपुर तक, इलाहाबाद से लेके कानपुर तक चली थी 1959 में। ठीक है भाई, कानपुर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो मैंने कुछ सवाल लखनऊ के ज्यादा रखे हैं, क्यों रखे हैं जरा देखो। संस्कृति विभाग की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1957 में हुई है। संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई है, 1957 में। और भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई है, 1926 में। और ये दोनों कहाँ हैं, लखनऊ के अंदर है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में इसकी स्थापना की गई। आगे आते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है, कुछ बेसिक से सवाल हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखना, भारत खंडे भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है, क्या भैया भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है ये पूछेगा, तो हम दे देंगे लखनऊ। लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ,
लखनऊ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है भाई। फिर है राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1988 और 89 में। इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, नहीं भी याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये बन जाएगा। देखो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1996 में हुई थी, ठीक है। डेट तो मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रख दी है, आप में दम है तो आप याद कर लेना, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, क्या करा देखना इसमें, कला एवं शिल्प महाविद्यालय। देखो ये इंपॉर्टेंट बनेगा सवाल, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? बोले लखनऊ के अंदर हो जाएगा। ये चीज याद रखने लायक है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, इसलिए सवाल यहाँ से बन सकता है। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 में बनी थी, कहां पर इसकी स्थापना की गई? बोले यहाँ पर तो पहले ही लखनऊ आ गया सवाल में, तो ये बनेगी भी कहां पर? लखनऊ में बन जाएगी, ठीक है भाई। ऐसे सवाल बनेंगे। अगले पर देखना क्या है, अगले पर आप देखोगे अपना उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर पहला है भारतीय कला परिषद। दोनों के दोनों सवाल इंपोर्टेंट हैं, ये दोनों के दोनों सवाल। हर चीज कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, हर चीज लखनऊ के अंदर है, मतलब 95% चीजें लखनऊ के अंदर हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये थोड़ी हटके हैं, जैसे भारतीय कला परिषद, भारतीय कला परिषद बनारस के अंदर है, और भारत का कला भवन, बस कला परिषद और कला भवन ये दो चीजें कहां पर है? बनारस के अंदर है, और बाकी सारी चीजें कहां पर है? लखनऊ में है। 95% संभावना है कि लखनऊ के अंदर ही है। ये दो चीजें याद रख लेना, यहाँ से सवाल 100% बनेगा। ये इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा मैं, और ये आपको ऐसे छपा हुआ मिल जाएगा। तो कला परिषद और कला भवन दोनों की दोनों कहां पर है? बोले बनारस के अंदर है। आगे क्या है, देखना क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे कह रहा है कि लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 सीटें हो जाती हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 हो जाती हैं, और विधानसभा की जो सदस्य सीटें हैं वो 403 प्लस 1 टोटल कितनी हो जाती हैं? 404 हो जाती हैं, और विधान परिषद की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हो जाती हैं? बोले 100 हो जाती हैं। तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, और विधानसभा की 403 प्लस 1 मुख्य होता है तो 404 हो जाती हैं, और विधान परिषद की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? बोले 100 हो जाती हैं। अगले पर आते हैं, ठीक है, अगले पर आते हैं। देखो अगले में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, देखो बढ़िया सवाल है, यहां से देखना। उत्तर प्रदेश पहली नजर में, उत्तर प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र है उसका नाम क्या है? बनारस अखबार। और ये कब छपा था पहली बार? 1845 में। डेट नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार हो जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? तो ये था सरदल अखबार। कौन सा भाई? सरदल अखबार था। ये इंपोर्टेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश का पूछेगा, उत्तर प्रदेश का उर्दू वाला पूछेगा तो सरदल अखबार है, और अगर यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का हिंदी वाला पूछेगा तो बनारस अखबार है। दोनों को याद रख लेना, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या है इसमें है, देखो यहां पर प्रमुख लोकगीत रखे। एक एक टॉपिक मैंने यहां पर छांट के रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। हालांकि मैंने ट्रिक से भी कराई है लोकगीत, आप वहां पर भी देख सकते हो, है ना। तो पहला जो लोकगीत है वो हमारा क्या था? आल्हा है। क्या है भाई? आल्हा। और ये आल्हा है कहाँ का? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड के मैंने बहुत सारे कराए आपको, बुंदेलखंड के सारे करा दिए मैंने, वीडियो भी डाल रखी है, आप वहां पर देख लोगे, मिल जाएगा। लोक नृत्य करके आपको थंबनेल दिखेगा, वहां पर मिल जाएगा। ट्रिक से कराए मैंने सारे के सारे ट्रिक से। और एक हो जाता है हमारा सोहर। सोहर भी क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत है सोहर। और ये कब गाया जाता है? तो आप कहोगे ये बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कजरी। कजरी एक हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का लोकगीत, और ये वर्षा के समय गाया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। अगला है झूला। झूला भी क्या है? एक लोकगीत है, नृत्य है ना। और ये झूला है कहाँ का? बताओ जरा। तो आपको ब्रज क्षेत्र का है, ये ब्रज क्षेत्र का है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है ब्रज क्षेत्र का, ये ब्रज क्षेत्र का है। इतनी बात तो आप याद रखोगे। कजरी जो है, ये जो कजरी है ये कहाँ का है? तो कजरी हो जाएगा पूर्वांचल का। कहाँ का? पूर्वांचल का, ठीक है भाई, पूर्वांचल का हो जाएगा।
सोहर भी कहाँ का, पूर्वांचल का हो जाएगा। उसके बाद झूला कहाँ का, सावन के महीने में गाया जाता है। ये जो झूला नृत्य है या लोकगीत है ये कब गाया जाता है, तो सावन के महीने में गाया जाता है। कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। उसके बाद आता है होरी। उसके बाद क्या आता है, बोले होरी आता है। अब ये होरी जो है कहाँ का, ये फागुन के महीने में गाया जाता है। फागुन के महीने में, जो फागुन का महीना होता है उसमें गाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि कजरी कब गाया जाता है, लोकगीत कब गाया जाता है कजरी, तो आप कहोगे वर्षा ऋतु में। अगले पर आते हैं। अगले में क्या है देखना, अगले में है फटाफट करेंगे। ये कह रहा है प्रमुख नदियां व किनारे। अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां और किनारों पर बसे शहर को हम देखेंगे। तो मथुरा कहाँ पर बसा हुआ है, तो आप कहोगे यमुना नदी पर बसा हुआ है। ललितपुर, ललितपुर कहाँ है, बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है, बेतवा नदी पर। और जो ललितपुर है ये मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ एक जिला है। कौन सा है, ललितपुर। और ललितपुर में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप कहोगे तांबा होता है यहाँ पर, तांबा। कन्नौज, कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो ये गंगा नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पर जो कन्नौज शहर है ये गंगा नदी पर है। और कन्नौज किस लिए फेमस है, तो आप कहोगे ये इत्र के लिए फेमस है। किस चीज के लिए, ये इत्र के लिए फेमस हो जाता है। तो कन्नौज गंगा नदी पर बसा हुआ है, और ललितपुर बेतवा नदी पर, मथुरा यमुना नदी पर। उसके बाद अयोध्या, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अयोध्या बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, यानी चर्चा में रहा था अभी पीछे। तो अयोध्या सरयू नदी पर है। उसके बाद जौनपुर गोमती नदी पर हो जाता है, और लखनऊ भी कहाँ पर है, गोमती नदी पर हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले पर क्या है, यहां पर हमसे कह रहे हैं देखना, अरे हाँ ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जनगणना की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी जनगणना, जनगणना की थोड़ी सी बात करूंगा। कैसे, जैसा आप देखोगे सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप कहोगे गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर की हो जाती है। न्यूनतम साक्षरता की अगर मैं बात करूंगा कि सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, तो आप कहोगे सिरावस्ती में हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता अगर आप देखोगे, पुरुषों की साक्षरता आप देखोगे तो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता पुरुषों की आप देखोगे तो ये सिरावस्ती हो जाता है। यानी सीधी बात ये है कि अगर साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम पूछेगा साक्षरता सिरावस्ती हो जाएगा। और अगर पुरुषों में पूछेगा तो सबसे ज्यादा पुरुषों में साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम साक्षरता पूछ जाएगी किस जिले में है, तो आप कहोगे सिरावस्ती जिले में हो जाएगा। ठीक है भाई, एक नजर में देखेंगे इसको। अगले पर आते हैं, देखना अगले पे क्या कह रहा है। अगले में हम देखने वाले हैं अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान जो मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थान है ना वही मैंने रखे हैं, ज्यादा फालतू घचड़पेड़ नहीं करी है। यहाँ पर देखना जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जेके है ना, कैंसर अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, इस चीज को आप याद रखोगे। उसके बाद भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो हथकरघा से होती है, ये आप जानते हो। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे बनारस के अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, भारतीय विश्वविज्ञान, भारतीय विश्वविज्ञान कहे, औषधि विज्ञान कहे, दोनों कहाँ पर है, तो आप कहोगे लखनऊ के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद बायोटेक्निकल पार्क, बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये भी लखनऊ के अंदर हो जाता है। ठीक है भाई, तो कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे कानपुर हो जाएगा। हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, बनारस में हो जाएगा। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद बायोटेक्निक पार्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या है, अगले में कह रहा है हमसे सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च हो गई, रिसेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी पेपर यानी कागज की बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कागज के लिए कौन फेमस है, कागज के लिए कौन फेमस है, तो आप कहोगे सहारनपुर फेमस है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसेंट टेक इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, तो आप कहोगे सहारनपुर में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय कालीन उद्योग कहाँ पर है, तो आप कहोगे मेरठ में है। इस चीज को समझना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कालीन उद्योग केंद्र कहाँ पर है, तो ये मेरठ हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा फेमस कालीन के लिए कौन है, तो आप भदोही लगा के आना। क्या भाई, भदोही,
भदोही। भदोही जो है ये कालीन के लिए फेमस है, ये कालीन के लिए फेमस है। लेकिन आपसे कालीन उद्योग केंद्र पूछा जाएगा तो मेरठ हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है राष्ट्रीय जैविक केंद्र। राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहोगे गाजियाबाद के अंदर है। कहाँ पर है दोस्त, गाजियाबाद के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है। अगले पर देखना, अब हम यहाँ पर देखने वाले पक्षी विहार। क्या है दोस्त, पक्षी विहार। थोड़े से हम यहाँ पर पक्षी विहार भी देख लेते हैं। तो पक्षी विहार में कौन कौन से आएंगे, पक्षी विहार में कौन कौन से आएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैं यहाँ पर रखे। जैसे लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ पर है, बोले कन्नौज के अंदर है। लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ पर है, कन्नौज में है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में हो जाएगा, उन्नाव में हो जाएगा। अगला अपने पास आ जाता है, अगला आता है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये भी उन्नाव में हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है हमारे पास समसपुर पक्षी विहार। कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में हो जाएगा। कहाँ पर, रायबरेली में हो जाएगा समसपुर। अगर मैं यहाँ पर सांडी की बात करूँ, सांडी एक है सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है हरदोई में, ये है हरदोई। इसको भी आप लिख लेना। ठीक है भाई, ये हरदोई के अंदर है। अगले पर आते हैं, अगले में क्या है देखना, अगले में है अपने पास, ठीक है चलो मैंने लिखा था वो सांडी यहाँ पर आ भी गया, पीडीएफ में भी आ गया। देखो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो हरदोई, मैंने अभी लिखा था आपके सामने। ये है समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार यानी कि ये है मैनपुरी में, यानी मेन सामान ले लो, मेन सामान ले लो। तो मैनपुरी पक्षी विहार कहाँ है, वो सॉरी समन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। उसके बाद आता है पार्वती पक्षी विहार, ये गोंडा के अंदर हो जाएगा। पार्वती पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा, गोंडा के अंदर हो जाएगा। फिर है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो आप कहोगे एटा के अंदर है। ठीक है भाई, तो पटना पक्षी विहार एटा में है। पार्वती पक्षी विहार गोंडा में है। उसके बाद समन पक्षी विहार मैनपुरी में, मेन सामान ले लो। सांडी है, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई के अंदर है। ठीक है भाई, मैंने इसलिए फालतू चीजें नहीं रखी हैं, मेन चीजें रखी हैं। उसके बाद आता है कौन सी चीज या कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है, या कहाँ पर उसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आप यहां पर देखोगे, हाँ, आप अगर यहां पर देखोगे तो सुरमे के लिए कौन फेमस है, बोले बरेली हो जाएगा। दरी के लिए कौन फेमस है, तो सीतापुर हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और कालीन पूछा जाएगा तो मिर्जापुर हो जाएगा। क्या भाई, कालीन पूछेगा तो मिर्जापुर हो जाएगा। अगर मिर्जापुर नहीं मिलेगा तो भदोही मिलेगा, भदोही, तो आपको भदोही मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कत्था। कत्था के लिए बरेली हो जाएगा, कत्था के लिए बरेली हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ पान के लिए, पान के लिए कौन फेमस है, पान सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये आप बताओगे। आंवला जो है कहाँ के लिए फेमस है, तो आप कहोगे प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, आंवला हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ संतरा कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, संतरा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो पान महोबा, पान सबसे ज्यादा महोबा के अंदर हो जाता है। और संतरा हो जाता है सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर। ठीक है भाई, सहारनपुर में सबसे ज्यादा संतरा होता है। और सहारनपुर एक चीज के लिए और फेमस है, वो है कागज। कागज भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, बोले सहारनपुर में होता है। अगले पर आते हैं, देखो मेन चीजें उठाएंगे यहाँ से, मेन चीजें उठाएंगे बस। देखो क्या है, अगला है, देखो यहाँ पर हम लेंगे हस्त निर्मित कागज। हस्त निर्मित कागज, जो हाथ से कागज बनाए जाते हैं, वो कहाँ पर है, जालौन में है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर में है। और सहारनपुर के अंदर ही सबसे ज्यादा कागज बनाए जाते हैं। लेकिन हस्त निर्मित जो कागज है वो कहाँ है, जालौन के अंदर है। फर्नीचर सबसे ज्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे ये बनाए जाते हैं महाराजगंज में। ठीक है भाई, रेशम उत्पादन के लिए कौन फेमस है, तो आप कहोगे ये हो जाता है वाराणसी में। और यहाँ पर आप देखोगे तरकशी कला इसलिए फेमस है, यानी इसके लिए तरकशी कला सबसे ज्यादा कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो आप कहोगे मैनपुरी में होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ताला नगरी किसे बोलते हैं, ताला नगरी, तो ताला नगरी किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे अलीगढ़ को बोलते हैं। किसको, अलीगढ़ को हम क्या बोलते हैं भाई, ताला नगरी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इत्र के लिए कौन फेमस है, इत्र के लिए, तो आप कहोगे इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। कन्नौज क्या है भाई, कन्नौज फेमस है। अगले पर आते हैं, अगला सवाल, कहो ना प्यार है, बोले ठीक है। क्या कह रहा है देखना भाई,
यहाँ पर क्या है, एक जिला एक उत्पाद। देखो हस्त निर्मित कागज जालौन, फर्नीचर महाराजगंज, रेशम बनारसी, और तरकशी कला मैनपुरी। ये तो हो स्लाइड एक बार यार, दोबारा आ गई ये तो, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया इसमें भी। अगले में देखना क्या है, अगले में है देखो बांसुरी। बांसुरी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है बांसुरी का, तो आपको पीलीभीत में। बांसुरी कैसी होती है, पीली होती है, तो पीलीभीत हो जाएगा, है ना। जरी सिल्क साड़ी, जरी सिल्क साड़ी किस कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, बोले ललितपुर में होता है। और तावा भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ललितपुर में होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा के अंदर होते हैं। ये कहाँ पड़ता है, बोले बुलंदशहर के अंदर पड़ता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। फटाफट चलेंगे अगले में देखना। देखो मैंने कुछ घराने भी शामिल किए हैं यहाँ पर, मैंने कुछ घराने शामिल किए हैं। क्या उसका संस्थापक कौन है उस घराने का, ये, और उसमें कौन कौन शामिल है, कौन से घराने से वो आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है किराना, किराना घराना। अब दिखा आपको, पहले नहीं दिख रहा होगा, शायद आप दिख गया हो। तो किराना घराने के जो संस्थापक हैं वो है बंदे अली। कौन है भाई, वो है बंदे अली, इसके संस्थापक हैं। और गंगूबाई हंगल ये इससे संबंधित है। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंध रखते हैं, तो किराना घराने से। और यहाँ पर अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे किराना घराने से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे किराना घराने से। कहाँ से, किराना घराने से। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगले पर आते हैं, देखो फिर यहाँ पर कौन सा घराना है, तो बनारस घराना। कौन सा जाता है, बनारस घराना। तो बनारस में आप देखोगे, बनारस घराने के जो संस्थापक हैं वो है पंडित जानकी प्रसाद। कौन है भाई, पंडित जानकी प्रसाद हैं बनारस घराने के संस्थापक। इनसे कौन कौन संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे मुमताज खां किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे बनारस घराने से रखते हैं। फिर है बिस्मिल्ला खान किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे किराना बनारस घराने से रखते हैं। और पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आप कहोगे बनारस घराने से। और भाई साहब किशन महाराज ये भी किससे संबंध रखते हैं, तो बनारस घराने से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों के तीनों। तो बिस्मिल्ला खान बनारस घराने से संबंधित हैं, और पंडित रविशंकर बनारस घराने से संबंध रखते हैं। किशन महाराज ये भी किससे रखते हैं, बनारस घराने से संबंध रखते हैं। अगले पर आते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए मैं उनको मार्क कर देता हूँ, आप उनको जरूर याद करके लेके जाना। अगला क्या है, देखो यहाँ पर है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं नवाब वाजिद अली के दरबार में। अच्छा, नवाब वाजिद अली क्या है, इनके क्या है भाई साहब, ये संस्थापक हो जाते हैं। और इन कौन कौन संबंध रखते हैं इस लखनऊ घराने से, तो बात करेंगे बेगम अख्तर इस घराने से संबंध रखते हैं। बेगम अख्तर लखनऊ घराने से। और बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। अयोध्या सिंह ये भाई साहब लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और बाद में आते हैं लच्छू महाराज, ये भी किससे रखते हैं, लखनऊ घराने से। और एक है ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद भी किससे संबंध रखते हैं, तो आपको लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता इसके, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं ट्रिक बताऊं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस रख दिए। रट के ले जाना, एक दो दिन के लिए रट लोगे तो कोई आफत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। उसके बाद आता है इलाहाबाद घराना। अब इलाहाबाद घराना जो है इससे जानकी बाई संबंध रखती हैं। कौन, जानकी बाई संबंध रखती हैं। और केशव बाई, केशव बाई और जानकी बाई ये दोनों के दोनों इलाहाबाद घराने से संबंध रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इतना ही करके लेके जाना है, ज़्यादा फालतू करके लेके नहीं जाना, इतना ही सही। आप सवाल मिल जाएंगे, देख लेना चाहें, ठीक है भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और यहाँ पर इस तरीके से आपको एक दिल मिलेगा, आपको सामने दिख रहा होगा दिल, और वो दिल इस तरीके से बना हुआ है और इसके अंदर एक डॉलर का चिन्ह है। आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, सुपर कमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा चैनल जो है आपके सपोर्ट की वजह से मोनेटाइज में चला गया है। सुपर चैट खुल चुकी है वहाँ पर, और थैंक्स जो बटन होता है वो भी खुल चुका है। दो चीज़ें खुल चुकी है, लास्ट एडसेंस रह गया है, वो भी खुल जाएगा। आपका सपोर्ट ऐसे रहा तो हम आगे तक जाएंगे, चीज़ों को बहुत बढ़िया से तरीके से करेंगे। तो आज का जो कंटेंट था वो बहुत चुनिंदा कंटेंट था, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को एक दो बार देख लेना, याद हो जाएगी आपको। बाकी बातें कल करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।